सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी विसर्ग संधि करेंगे। यह आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ 4 का जो संधि प्रकरण है उसका चौथा भाग है। इससे पहले मैं आपकी इस पाठ की 3 वीडियो बना चुकी हूँ, आप उनको भी देख लीजिए। मैंने आपकी स्वर संधि की 2 वीडियो बनाई है क्योंकि आपकी स्वर संधि के 5 भेद हैं। उसमें मैंने पहली वीडियो में स्वर संधि के 2 भेद और आपकी दूसरी वीडियो में स्वर संधि के 3 भेद समझाए हैं। उसके बाद जो आपकी तीसरी वीडियो है उसमें आपकी व्यंजन संधि को मैंने समझाया है। आज ये आपकी पाठ 4 की चौथी वीडियो है। इसमें हम अपनी विसर्ग संधि को करेंगे। विसर्ग को आप जानते ही हैं, यह आपका विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तित रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी संधि की जो सामान्य परिभाषा है वह आपकी केवल इतनी ही है कि यदि आपके विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए और आपके विसर्ग में परिवर्तन हो जाए तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। इसमें आपके कुछ नियम है, उनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका पहला नियम है विसर्ग को ओ। जो आपका पूर्व पद के बाद विसर्ग आता है वह आपका ओ आदेश हो जाता है। वह आपका ओ आदेश किस प्रकार होगा, आप उसके लिए नियम देख लीजिए। विसर्ग से पहले यदि आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या र ल व ह हो तो विसर्ग को रूपांतरित ओ हो जाता है। यह आपका विसर्ग का जो इन्होंने रूप परिवर्तन बताया है वह है आपका कि जो आपका पूर्व पद है उसका विसर्ग से पहले जो आपका वर्ण आया है वह आपका अ स्वर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका मन में यदि आप अपने वर्ण विच्छेद करेंगे तो ना में आपका आ स्वर का मेल होगा, उसके बाद आपका विसर्ग आया है। और यदि आपके पूर्व वाले पद में विसर्ग से पहले किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आया है या आपके अंतस्थ जो व्यंजन है वह आए हैं या ह जो आपका वर्ण है वह आया है तो आपके विसर्ग को ओ रूपांतरित हो जाएगा। इसको अपने उदाहरण से समझ लीजिए। यहाँ पर आपका उदाहरण है मनः प्लस हर। यहाँ पर आपका आप देखेंगे कि पूर्व पद के अंत में आपका विसर्ग आया है और विसर्ग से पहले जो आपका न वर्ण आया है उसमें आपका आ स्वर का मेल है तो आपके विसर्ग को ओ आदेश हो जाएगा। मनः प्लस हर, इन दोनों में संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा मनोहरा। शेष जो आपके उदाहरण है वह सभी आपके इसी नियम के उदाहरण है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम समझ लीजिए। विसर्ग का स। विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण या स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। आप अपने इस नियम को सामान्य रूप से समझ लीजिए कि यदि आपके पूर्व पद में विसर्ग आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व जो आपका वर्ण है वह आपके किसी भी वर्ग का पहला दूसरा या तीसरा वर्ण है या उसके स्थान पर आपका स आया है तो आपके विसर्ग को स हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका स होगा वह आपका हलंतीय दंत सकार होगा। यहाँ आप अपने उदाहरण को देख लीजिए। दुह प्लस तर। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्व वाले पद का अंत में आपका विसर्ग आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला जो पद है वह आपका ता वर्ग का प्रथम वर्ण तकार ही है। तो आप अपने इस वाले नियम से अपने विसर्ग को स आदेश करने के बाद जब आप अपने इन शब्दों की संधि करेंगे तो आपका शब्द बनेगा दुस्तर। ना एक और उदाहरण देख लीजिए। दुह प्लस साहस। यहाँ पर भी आपके पूर्व वाले पद में विसर्ग आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण दंत्य सकार है जो आपके नियम में कहा गया है। तो यहाँ पर आपके विसर्ग को दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। दुह प्लस साहस आपका संधि होने के बाद जो शब्द बनेगा वह होगा दुस्साहस। शेष उदाहरण आप स्वयं अपनी वीडियो रोककर देख सकते हैं। यह आपके दूसरे नियम के ही बचे हुए उदाहरण हैं। अब आप अपने विसर्ग संधि में तीसरा नियम देख लीजिए।
विसर्ग का र, जो आपके पूर्व पद में विसर्ग अंत में होता है उसका आपको रा में परिवर्तन हो जाएगा। वह आपका किस नियम से होगा उसको आप समझ लीजिए। विसर्ग से पूर्व आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या आपका जो आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल, व और आपका ह वर्ण में से कोई हो तो विसर्ग को रा आदेश हो जाएगा। आप अपने उदाहरण से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका शब्द है निहि प्लस बल। यहाँ पर आपके पूर्व पद का अंत में आपका विसर्ग आया है, उससे पहले जो आपका स्वर आया है वह आपके आ से भिन्न स्वर है, क्योंकि वह आपका ई स्वर है। उसके बाद जो आपका बाद वाला पद है उसके पूर्व में आपका ब वर्ण आया है, जो आपके पा वर्ग का तृतीय वर्ण है। यहाँ पर नियम के अनुसार कि आपके पूर्व वाले पद में विसर्ग से पहले आ से भिन्न आपका ई स्वर आया है और बाद वाले पद के पूर्व वाला वर्ण आपका किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण में पा वर्ग का तृतीय वर्ण आया है, तो यहाँ पर आपके विसर्ग को रा आदेश हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा निर्बल। शेष आपके उदाहरण अपनी वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। आप इन पर अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि आप अपने उदाहरणों पर जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही आसानी से आप अपनी विसर्ग संधि को समझ पाएंगे। आपकी विसर्ग संधि का चौथा नियम है विसर्ग का श। यहाँ पर आपके विसर्ग को श आदेश हो जाएगा। वह आपका किस नियम से होगा उसको आप समझ लीजिए। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो आपके विसर्ग को श हो जाएगा। आपके नियम को सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि यदि आपके विसर्ग से पहले कोई भी आपके व्यंजन में स्वर होना चाहिए और आपके बाद वाले पद का जो पूर्व पद होगा वह आपका च, छ या आपका श ही होना चाहिए, तभी आपके विसर्ग को श होगा। जो आपका यहाँ पर विसर्ग को श हो रहा है वह आपका तालव्य शकार होगा। यहाँ पर जो आपका तालव्य शकार होगा वह आपका हलंत्य ही होगा। आप अपने उदाहरण से इसको समझ लीजिए। निहि प्लस चल, यहाँ पर जो आपका निहि आया है उसमें आपके विसर्ग से पहले ई स्वर आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला जो वर्ण है वह आपका च आया है। तो यहाँ पर आपके इस नियम से विसर्ग को तालव्य सकार हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा निश्चल। शेष जो आपके उदाहरण है आप उनको ध्यान से जरूर देख लीजिए और उन पर एक बार अभ्यास जरूर कीजिए। विसर्ग संधि का पांचवा नियम है विसर्ग का श। यहाँ पर आपके विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। जो आपका मूर्धन्य शकार होगा वह आपका किस नियम से होगा उसको भी आप समझ लीजिए। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग से परे, विसर्ग से परे कहने का अर्थ है कि जो आपका बाद वाला पद है उसके पूर्व वाला जो वर्ण होगा वह आपका विसर्ग से परे होता है, उसमें आपका क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो आपके विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। मूर्धन्य शकार भी आपका हलंत्य ही होगा। आप इसको उदाहरण से समझ लीजिए। निहि प्लस काम, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके निहि में ई स्वर आया है आपके विसर्ग से पहले और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला जो वर्ण है वह आपका क आया है। तो आपके इस नियम से आपके विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। निहि प्लस काम जो आपका संधि होने के बाद शब्द बनेगा वह होगा आपका निष्काम। शेष उदाहरण पर भी एक बार आप अभ्यास जरूर कर लीजिए। विसर्ग संधि में आपका पांचवा नियम है विसर्ग का लोप और पहले आने वाले वर्ण का दीर्घ हो जाना। यहाँ पर आपके दो नियम इन्होंने एक साथ ही समझा दिए हैं। आप इनको एक एक करके समझ लीजिए। जैसे आपका पहला इन्होंने बताया है विसर्ग का लोप। यदि विसर्ग से पहले अ हो
और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आपके विसर्ग का लोप हो जाता है। आप इसको अपने उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे आपका उदाहरण है यहाँ पर अतः प्लस एव। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके विसर्ग से पहले जो ता व्यंजन आया है उसमें आपका आ स्वर का मेल है, तो आप अपने नियम से कह सकते हैं कि विसर्ग से पहले आपका आ स्वर आया हुआ है। उसके बाद जो आपका बाद वाला पद है उसके पूर्व वाले वर्ण में आपका अय स्वर आया है जो आपके आ से भिन्न है, तो यहाँ पर आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा अतएव। आपका मनस्वी भी इसी प्रकार का उदाहरण है। जो आपके शेष उदाहरण है वह भी आपके विसर्ग के लोप के ही उदाहरण है। यहाँ पर आपके इसी नियम का दूसरा भाग है पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप के लिए आपका क्या नियम है। यदि विसर्ग से आगे र हो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर आपका इसका सामान्य से नियम है कि यदि आपके विसर्ग के बाद जो आपका बाद वाला पद आएगा उसका पूर्व वाला वर्ण यदि रा होता है तो आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो आपके विसर्ग से पहले स्वर होगा वह आपका दीर्घ रूप में हो जाएगा। तो आप अपने उदाहरण को देख लीजिए। निहि प्लस रोग। यहाँ पर आपके निहि में ई जो छोटी ई हम जिसको कहते हैं वह आपका स्वर आया हुआ है और आपके विसर्ग के बाद जो पद आया है उसका पूर्व वाला वर्ण र आया है, तो यहाँ पर आपका इस नियम से आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो आपका छोटा ई स्वर आया है ना पे वह आपके दीर्घ रूप में हो जाएगा। तो आपके निहि प्लस रोग इन दोनों में संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा निरोग। यहाँ पर आपका नीरस और नीरज इसी का उदाहरण है। यहाँ पर आपके संधि प्रकरण की तीनों ही संधियां पूर्ण होती है। आप अपनी तीनों वीडियो को एक एक करके देखते रहिए और जो आपके वीडियो में उदाहरण आए हैं उन पर आप अभ्यास जरूर करें, तभी आप अपनी संधियों को और भी अच्छे से सीख पाएंगे। अब आप अपने इस पाठ का अभ्यास कार्य देख लीजिए। यह कार्य मैंने आपका किया हुआ है, आप मेरे शब्दों पर भी जरूर ध्यान दीजिए, तभी आप अपने इस कार्य को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 है, संधि की परिभाषा सा उदाहरण लिखिए। यहाँ पर मैंने आपकी संधि की परिभाषा दी हुई है। जो आपका यह पाठ पढ़ने के बाद आपकी संधि की परिभाषा बनती है वह मैंने लिखी हुई है। वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से हुए परिवर्तन रूप संधि है। जैसे देव प्लस आल्य, यहाँ पर आपकी संधि होने के बाद शब्द बनेगा देवाल्य। इसमें आपका अ और आ वर्ण के मेल से आपका आ वर्णों का मेल हुआ है। तो आप अपनी संधि की परिभाषा को इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, संधि के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। संधि के आपके 3 भेद हैं। जैसे आपका स्वर संधि, स्वर संधि में आपका उदाहरण है सदा प्लस ए, तो आपकी संधि बनेगी सदैव। व्यंजन संधि में आपका उदाहरण है दिक प्लस अंबर, तो आपकी संधि होने के बाद शब्द बनेगा दिगंबर। विसर्ग संधि में आपका उदाहरण है मनहा प्लस रथा, आपकी संधि होने के बाद शब्द बनेगा मनोरथा। यहाँ पर आपकी बुक में स्पेस कम था तो मैंने आपकी तीनों ही संधियों के एक एक उदाहरण ही लिए हैं। आप अपनी पाठ को पढ़ चुके हैं, एक एक उदाहरण आप स्वयं भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, स्वर संधि के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर आपके जो स्वर संधि के भेद हैं वह आपके 5 होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का आपका उदाहरण है पर प्लस आधीन, तो आपका संधि होने के बाद शब्द बनेगा पराधीन। उसके बाद है आपकी गुण संधि, गुण संधि में आपका उदाहरण है नर प्लस इंद्र, संधि होने के बाद शब्द बनेगा नरेंद्र। यहाँ पर आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण है तथा प्लस ए, आपकी संधि होने के बाद शब्द बनेगा तथैव। यहाँ पर आपका स्पेस कम था तो आप मेरे शब्दों के अनुसार ही समझ लीजिए। यण संधि, यण संधि का आपका उदाहरण है प्रति प्लस एक,
तो आपका शब्द बनेगा प्रत्येक। यहाँ पर आपका अयादि संधि, अयादि संधि का उदाहरण है ने प्लस अन, तो आपका शब्द बनेगा नयन। प्रश्न संख्या 4 है, व्यंजन संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि की परिभाषा मैंने लिखी हुई है, आप मेरे शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए। जब व्यंजन के साथ अन्य वर्णों का मेल हो तो व्यंजन संधि होती है। यहाँ पर अन्य वर्ण जो मैंने लिखे हैं वह आपके स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो उदाहरण लिखे हुए हैं उनको आप समझ लीजिए। वाक प्लस ईस, यहाँ पर संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा वागीस। उत प्लस नति, यहाँ पर संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा उन्नति। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर मैंने आपकी विसर्ग संधि की परिभाषा लिखी हुई है और ये आपका उदाहरण दिया हुआ है। तो आपकी परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग के परिवर्तित रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण है रजः प्लस गुण, तो आपका संधि होने के बाद शब्द बनेगा रजोगुण। प्रश्न संख्या 6 आपकी, स्वर तथा व्यंजन संधि में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पहले मैंने आपकी स्वर और व्यंजन संधि में भेद समझाया हुआ है। यहाँ पर 2 मैंने आपके उदाहरण दिए हुए हैं, आप शब्दों पर ध्यान देकर अपने इस प्रश्न का उत्तर समझ सकते हैं। स्वर में संधि 2 स्वरों के बीच होती है और व्यंजन में संधि व्यंजन और अन्य वर्णों के बीच होती है। यहाँ पर आपकी स्पेस कम होने के कारण मैंने कम शब्दों में आपकी स्वर और व्यंजन संधि का अंतर समझाया है। आप इसको विस्तार से भी लिख सकते हैं कि जो आपकी स्वर संधि होती है उसमें आपके 2 स्वरों के बीच होने वाली संधि होती है और आपकी व्यंजन संधि में आपके व्यंजन और अन्य वर्ण कहने से अर्थ है कि आपके व्यंजन के साथ व्यंजन के साथ आपके स्वर की भी संधि हो सकती है। तो आप अपने अनुसार इसका अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका उदाहरण है हिम प्लस अंशु, तो आपका शब्द बनेगा हिमांशु। यहाँ पर जो संधि हुई है वह आपकी अ स्वर की आपका दीर्घ रूप आ हो गया है। यहाँ पर आपका दूसरा उदाहरण है, यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है सत प्लस गति, आपका संधि होने के बाद शब्द बनेगा सदगति। इसका आपका जो नियम है त प्लस ग, आपके नियम से ता को द आदेश होने के बाद आपका सदगति शब्द बनेगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। यहाँ पर जो ये इन्होंने शब्द दिए हुए हैं इनकी संधि आपको करनी है। जैसे अधि प्लस अंश, तो आपका शब्द होगा अधिकांश। हिम प्लस अंशु हिमांशु। कवि प्लस इच्छा कविच्छा। महा प्लस उत्सव महोत्सव। वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव। 9 प्लस 1 नायक। ये आपके प्रश्न संख्या 7 के ही शेष शब्द हैं। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। रजनी प्लस ईश रजनीश। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। परम प्लस अर्थ परमार्थ। सती प्लस ईश सतीश। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। सु प्लस अच स्वच्छ। प्रति प्लस इक प्रत्येक। नी प्लस उन न्यून। सदा प्लस ए सदैव। यह सभी आपके जो उदाहरण है यह आपके स्वर संधि के ही उदाहरण है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर जो आपके शब्द दिए हुए हैं इनमें आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे आपका शब्द है शिवालय शिव प्लस आल्य। उल्लास, उल्लास का आपका संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। अनुच्छेद का आपका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस छेद। मनोरथ, मनोरथ का आपका संधि विच्छेद होगा मनहा प्लस रथ। शयन का होगा से प्लस अन। स्वागत का आपका होगा सु प्लस आगत। रमेश जो आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईश। महोदय का महा प्लस उदय। जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ। मनोविकार जो आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा मनहा प्लस विकार। यह जो आपके संधि विच्छेद और आपकी संधियों वाला प्रश्न है
इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं। यह आपकी इस पुस्तिका में दी हुई एक कार्य पत्रिका जो आपकी वर्कशीट है उसको आपको स्वयं ही करना है। केवल इसमें मैं आपकी सहायता समझाने के लिए कर सकती हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि के नाम लिखिए। यहाँ पर जो इन्होंने आपके शब्द दिए हुए हैं उनमें आपको पहले संधि विच्छेद करना है, उसके बाद फिर उनका नाम लिखना है। यहाँ पर आपका शब्द है उल्लेख, उल्लेख का आप संधि विच्छेद करेंगे। उत प्लस लेख, संधि का नाम है व्यंजन संधि। सूर्योदय, सूर्योदय की आप संधि विच्छेद करेंगे। सूर्य प्लस उदय, संधि का नाम है आपका गुण संधि। पावन, पावन का आप संधि विच्छेद करेंगे। पौ प्लस अन, आपका संधि का नाम है अयादि संधि। गायक, गायक का आप संधि विच्छेद करेंगे। गौ प्लस अक, संधि का नाम है अयादि संधि। संसार, संसार का आप संधि विच्छेद करेंगे। सम प्लस सार, आपकी संधि का नाम है व्यंजन संधि। जो आपकी सूर्योदय, पावन और गायक संधि है इनको आप यहाँ पर क्रॉस करके स्वर संधि भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको संधि करने के लिए दिया हुआ है गण प्लस इसका शब्द बनेगा गणेश, सम प्लस वाद का संवाद, सु प्लस छंद का स्वच्छंद, दु प्लस उपयोग का दुरुपयोग, नौ प्लस इक का नायक, जगत प्लस नाथ का जगतनाथ, परि प्लस नाम का परिणाम, निहि प्लस छल का निश्चल, षट प्लस आनंद का षणानंद, क्योंकि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन यहाँ पर आपका होना है तो आपके टा को अणा आदेश हो जाएगा। पितृ प्लस उपदेश में आपका पित्रोपदेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित संधि शब्दों के सही संधि विच्छेद को बॉक्स में लिखिए। इसमें आपको इन शब्दों की जो संधि का सही रूप है वह इसमें लिखना है। जैसे रमेश, रमेश का आपका है रा का प्लस ई। निष्पाप, निष्पाप का आपका है नी प्लस पाप। सुक्ति, सुक्ति का आपका है सु प्लस उक्ति। पर्यावरण, पर्यावरण का आपका है परि प्लस आवरण। वीरोचित, वीरोचित का है आपका वीर प्लस उचित। क्योंकि यह आपकी वर्कशीट है तो इसका कार्य आपको स्वयं ही करना है, मैंने केवल आपकी सहायता की है। आप अपनी तीनों वीडियो को देखने के बाद अपनी सभी संधियों को बहुत ही अच्छे से अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।